हाँ, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। वर्क एनर्जी करने वाले हम लोग, है ना। क्या नाम है? राधे श्याम जी, आ गए आप। तो हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, वर्क एनर्जी। तो अभी तक जो जो चैप्टर हम किए हैं, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन, सब में क्या था, हम लोग न्यूटन्स लॉ एक सिंगल बॉडी या सिंगल पार्टिकल पे लगा रहे थे। इसमें हम लोग बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की, है ना। सिस्टम का मतलब क्या होता है? और कोई रट के बैठे हो कि सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं। सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, बात खत्म, है ना। अभी तक हम लोग सिंगल बॉडी या सिंगल पार्टिकल की बात किए थे, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, जिसका मतलब होगा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा। दूसरा बात, न्यूटन्स लॉ और यहाँ जो जो फर्क होगा पहले वो बता देते हैं। मेन फर्क में सबसे पहला फर्क यही होगा कि वहाँ सिंगल बॉडी पे बात कर रहे थे, सिंगल पार्टिकल पे बात कर रहे थे, यहाँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि वर्क एनर्जी देखो सिंगल बॉडी के लिए भी होता है डिफाइंड, ऐसा नहीं कि सिंगल बॉडी के लिए डिफाइंड नहीं है, बट उसका ज़्यादा मतलब फिर नहीं बनेगा। फिर उससे बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन्स लॉ से जाने का, है ना। उससे ज़्यादा आसान ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूटन्स लॉ से जाने का। अगर आप सिंगल बॉडी पे लगा रहे हो ना वर्क एनर्जी, तो देखना जनरली उससे बेटर ऑप्शन हो जाएगा, जनरली उससे बेटर ऑप्शन हो जाएगा न्यूटन्स लॉ से जाने का। तो वर्क एनर्जी जो है वो यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, एक से ज़्यादा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? और दूसरा जो बेसिक डिफरेंस होगा न्यूटन्स लॉ और वर्क एनर्जी में, वो ये होगा कि न्यूटन्स लॉ में हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे न्यूटन्स लॉ लगा रहे थे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे लगा रहे थे, याद है? अभी फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, अभी एक्सेलरेशन क्या है ना। वर्क एनर्जी हम लोग दो इंस्टेंट के बीच में लगाएंगे, दो इंस्टेंट, दो स्टेट के बीच में लगाएंगे, बेटर टू से कि दो स्टेट के बीच में लगाएंगे, वेल डिफाइंड स्टेट्स के बीच में, है ना। इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। अभी सिस्टम एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में होगा और अभी सिस्टम एक अलग कॉन्फ़िगरेशन में होगा, समझ में आया? तो न्यूटन्स लॉ हम लोग एक इंस्टेंट पे लगाते थे और वर्क एनर्जी हम लोग दो वेल डिफाइंड स्टेट्स के बीच में लगाएंगे, समझ में आया? दो वेल डिफाइंड स्टेट्स के बीच में लगाएंगे, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट। आप में से कुछ समझदार बच्चे बोल सकते हो सर न्यूटन्स लॉ भी तो लगा रहे थे अभी से लेके अभी तक की कहानी, तो उसमें जो भी वेरिएशन था वो कैसा था? कंटिन्यूअस वेरिएशन था। ध्यान दिए, चीज़ें धीरे धीरे बदल रही थी टाइम के साथ, ऐसा कोई वेरिएशन था। ऐसा नहीं था कि इस समय ये है और इस समय ये है और दोनों पे एक साथ न्यूटन्स लॉ लगा देते, नहीं। यहां पे लगाएंगे दो वेल डिफाइंड स्टेट होगा, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, हम उनके बीच में लगाएंगे वर्क एनर्जी। कोई दिक्कत? पक्का? तो दो मेजर डिफरेंस होगा, ध्यान से देखिएगा। वहां सिंगल पार्टिकल पे लगा रहे थे, यहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगा रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समय के साथ समझ में आएगा, लेकिन हम स्टार्टिंग में आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस चैप्टर में हम क्या बेसिकली पढ़ने वाले हैं और अलग से चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत है ना। कई बार आपके पास सिचुएशन आएगा कि एक ही सवाल न्यूटन्स लॉ से भी बन रहा होगा और एनर्जी मेथड से भी बन रहा होगा, है ना। तो आपको यह भी तो डिसाइड करना होगा कि यहां कौन सा मेथड लगाना बेटर है। दोनों से बन रहा, ऐसा भी सिचुएशन आपके सामने आएगा, अभी तुरंत हम दिखाएंगे, जो न्यूटन्स लॉ से भी बनेगा और एनर्जी मेथड से भी बनेगा, है कि नहीं। और ये चीज बच्चों को परेशान करता है स्टार्टिंग में, है कि नहीं। तो हम चाहते हैं कि आपको एक बेसिक रफ आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। बाकी मैथमेटिक्स तो करा ही देंगे हम, है ना, मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो कर ही लेते हैं हम लोग आसानी से। तो पहला डिफरेंस क्या होगा? वहां एक पार्टिकल पे लगा रहे थे, यहां सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे लगाएंगे, वहां एक इंस्टेंट पे लगा रहे थे,
यहाँ पे दो वेल डिफाइंड स्टेट्स के बीच में लगाएंगे, समझ में आया? अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट बात, मोर और लेस इसमें हम कोई नया लॉ नहीं सीख रहे, लॉ कोई भी नया इस चैप्टर में भी नहीं सीखेंगे। जैसे न्यूटन लॉ में सीखे, फ्रिक्शन में कोई नया लॉ सीखे क्या? नहीं। फ्रिक्शन बेसिकली क्या था, न्यूटन लॉ में जो 4 फोर्स पढ़े थे एक और फोर्स था, अरे है ना, तो फोर्स तो और आगे आएगा, तो उसमें लॉ कोई नया नहीं था। सर्कुलर मोशन में कोई नया लॉ नहीं पढ़े, इसमें भी कोई नया लॉ नहीं पढ़ने वाले हैं। वर्क एनर्जी चैप्टर में कोई नया लॉ नहीं पढ़ने वाले। अब आप में से कुछ बच्चे को लगेगा कि कुछ सुन लिए होगे आप लोग, सर एनर्जी कंजर्वेशन तो पढ़ेंगे ना इसमें सर, है ना, और आप तो बोलते हो कि एकदम सबसे फंडामेंटल लॉ में से एक है, बिल्कुल है, बट हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन जो रियल फॉर्म है उस फॉर्म में यहाँ पढ़ने वाले नहीं। बता देते हैं, सच्चाई आपको बताते हैं। आपको लग रहा होगा, आप में से कुछ बच्चों ने सुन रखा होगा कि वर्क एनर्जी में एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं, है ना, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, क्लास 9-10 में सुने होगे, है कि नहीं? सर वो तो पढ़ेंगे सर, तो गलत बता दिए। तो देखो, अगर एनर्जी की बात करें ना, तो एनर्जी बहुत सारे टाइप का होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, ऑसिलेटरी एनर्जी, कोई चीज़ ऑसिलेट कर रहा है उसके वाइब्रेशन के कारण भी एनर्जी होती है ना, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ हम इनकी बात नहीं कर रहे हम, अरे इन सब की बात करते तब ना हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर पाते। एनर्जी कंजर्वेशन में ये सारा फॉर्म इंक्लूडेड होता है। अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हो तो इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स, है ना, मतलब सिस्टम में इन सारे फॉर्म में जो एनर्जी शुरू में थी बाद में भी वही होगी, भले इनका फॉर्म बदल जाए, इलेक्ट्रिकल का कुछ पार्ट हीट में चला जाए, कुछ मैकेनिकल में चला जाए, लेकिन ओवरऑल जो उनका सम होगा वो मेंटेन्ड रहेगा। ये है एनर्जी कंजर्वेशन। और यहां तो छोड़ो, मास भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, हटा। समझ में आया? समझ में आया? तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जो है वो तो बहुत बहुत वाइड लॉ है, वो यहाँ यूज होने वाला नहीं है। यहाँ तो बस एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, बस हम लोग एक स्पेशल केस में मैकेनिकल एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा जो एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा होगा मैकेनिकल एनर्जी, उसको कंजर्व करा रहा है ना। तो लॉ के हिसाब से भी कोई नया लॉ नहीं पढ़ रहा है ना। तो फिर इस चैप्टर की ज़रूरत क्या हो, थोड़ा सा उसका भी आइडिया होना चाहिए, है ना। तो एक सवाल है, एच.सी. वर्मा पेज नंबर 160 निकाल लो। लाए हो? कोई नहीं लाया? लाए हो? पेज नंबर 160 निकाल लो और निकालो एच.सी. वर्मा लाओ, हमको थोड़ा सा देखो, पेज नंबर 160 निकालो जल्दी से। गलत लिख लिए थे क्या? नहीं 164 164 का क्वेश्चन नंबर 60, 164 का क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ध्यान से देखना, ये m मास है और यहां पे एक m मास रखा हुआ, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना, परेशान नहीं होना। ये एंगल क्या है? अल्फा, थीटा भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग तो नालायक हो, आप लोग रट लेते हो चीज़ों को। सब पीछे थीटा पे बनाए थे तो इसको भी थीटा ही बोल, थीटा अल्फा सेम ही है ना। तो एंगल है, सब फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सबका सब फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये शायद हाइट h दिया हुआ क्या? ये हाइट h दिया हुआ है और इसको बिल्कुल टॉप से छोड़ा गया, बिल्कुल टॉप से छोड़ा गया है, तो ये स्लाइड करते हुए नीचे आएगा और ये ब्लॉक स्लाइड करते हुए पीछे जाएगा। कैसे जाएगा ये न्यूटन्स लॉ में बता चुके हैं, याद आ रहा? एच.सी. वर्मा एग्जाम्पल नंबर 11,
याद आया? कुछ याद आया जिसमें आप लोग गधा बने थे, है ना, जो लिखे थे कि हम गधे हैं? याद आ रहा है? गलत इक्वेशन लगाए थे नॉन इनर्शियल फ्रेम से। कुछ नहीं याद आ रहा? चलो कोई बात, गधा बन के भी भूल गए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो इसको स्लाइड, इसमें क्या बोलता है कि जब ऊपर से छोड़ेंगे तो वो ऊपर से स्लाइड करते हुए नीचे जाएगा, ये स्लाइड करते हुए पीछे जाएगा, दोनों एक्सेलरेट कर रहा होता है। याद कर, दोनों का एक्सेलरेशन निकाले थे, मतलब समय के साथ दोनों की वेलोसिटी भी बढ़ रही होगी, स्पीड भी बढ़ रहा होगा। तो पूछ रहा है कि जब ये ब्लॉक स्लाइड करके बिल्कुल नीचे, जस्ट नीचे पहुंचे, तो दोनों का स्पीड बताना, ये सवाल है ना, या बड़े वाले का स्पीड बताना होगा? हाँ ठीक, बड़े वाले का स्पीड बताना। ध्यान से देखो, तो ये वर्क एनर्जी चैप्टर का भी सवाल नहीं है, ये उसके बाद वाले चैप्टर का सवाल है ना। ये वर्क एनर्जी का भी सवाल नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास का सवाल है। और इस सवाल को जब हम सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में सॉल्व करेंगे तो आपको एनर्जी भी लगाएंगे, इसमें एनर्जी इक्वेशन भी लगाएंगे और मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन भी लगाएंगे और मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाएंगे। मतलब जो अभी सीखेंगे तो सीखेंगे ही, अगले चैप्टर में जो सीखेंगे वो भी लगाएंगे इसमें, तब जाके ये सवाल सॉल्व होगा। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, अभी आपको एक बहुत खास चीज दिखने वाला। अभी जो पढ़ेंगे सो तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसको भी मिला के अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब हम बात बोले ना, अब अभी से जब से कंजर्वेशन लॉ बोले तो उसमें दोनों आ जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसमें कंजर्वेशन लॉ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और तो और सेंटर ऑफ मास चैप्टर जो इसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर में से आता है मैकेनिक्स के, है ना। टफेस्ट चैप्टर तो कौन है? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, है ना, जिसको रोटेशन बोलते हो, है ना। ये उसी से थोड़ा सा कम है। तो मतलब सोचो, वो भी जब पढ़ेंगे तब ये सवाल बनेगा, है ना। अरे समझ में आ रहा है? लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सवाल न्यूटन्स लॉ से सॉल्व किया जा सकता है, और इसमें विश्वास करने वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि आप ये सवाल सॉल्व कर चुके। हम आपको बस हिंट दे रहे हैं कैसे सॉल्व होगा, अभी हम सवाल सॉल्व नहीं कर रहे, आप करोगे। अभी ये सवाल घर पे जाके सॉल्व करोगे न्यूटन्स लॉ से, और उसको अपने कॉपी में अच्छे से सहेज के रखना। जब इसी को एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे तो देखना कितना आसानी से बन जाएगा। अच्छा, इसमें याद होगा आपको, इसके रिलेटिव इसका एक्सेलरेशन लिखे थे AR, और इसका इक्वेशन लिखे थे, इसका एक्सेलरेशन निकाले थे A। अच्छा, ये AR ग्राउंड के फ्रेम से है कि बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम से? बड़े वाले ब्लॉक के फ्रेम से था, है ना। अच्छा, बड़े वाले ब्लॉक पे बैठ जाओगे तो ये सिर्फ ऐसा स्लाइड करता हुआ दिखेगा, ऐसे स्लाइड करता हुआ दिखेगा ना। अच्छा, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन पता है, और अगर स्लाइड करके नीचे आना है तो यहां से यहां पहुंचने में, ये मत सोचना कि ये यहां से यहां पहुंचेगा तो ये अपनी जगह पे रहेगा, ये भी पीछे आ चुका होगा। बट इसके रिलेटिव जब यहां से यहां पहुंचेगा तो कुछ तो समय लगेगा। वो किसी फ्रेम से देखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो टाइम का फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से आने का टाइम कैसे निकालोगे? तो देखोगे ये h है, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, h कॉसेक थीटा। अरे होगा, h कॉसेक थीटा होगा। मान लेते हैं इसको L बोल लेते हैं, अभी क्या बोल लेते हैं? L, ठीक है। तो इसी के फ्रेम से सॉल्व कर लोगे तो आप लिखोगे इक्वेशन हाफ AR t स्क्वायर बराबर L। यहां से क्या निकल जाएगा? टाइम निकलेगा। अरे टाइम निकलेगा, जल्दी बंद कर दो, टाइम निकल जाएगा। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर टाइम निकल गया, अच्छा इस टाइम में ये भी कुछ पीछे भाग रहा होगा, अरे है ना। तो टी टाइम में जब ये यहां पहुंचा तो इसके रिलेटिव इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी? बहुत आसानी से यहां से आने में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसके रिलेटिव पता चल जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन पता है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। यूटी सॉरी u प्लस AT, अरे होगा ART, टी निकाल चुके हैं।
तो यहां से रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी, इसके रिलेटिव ये किस रफ्तार से चल रहा होगा? अरे हाँ ना बोल। अच्छा, इसकी वेलोसिटी, बड़े वाले ब्लॉक की वेलोसिटी 80, अरे है ना, अरे है कि नहीं? इसी पूछा यही है, बड़े वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ही पूछा है ना, जो कि ए निकाल चुके हम लोग। अरे न्यूटन लॉ से सॉल्व किए थे तो ए आर और ए दोनों निकला था, है ना। अच्छा, हम आपसे छोटे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी पूछ ले तो भी निकाल सकते हो। आप बोलोगे कि इसके रिलेटिव कितने से जा रहा होगा नीचे आने पे? वी आर से। और ये कितने से जा रहा होगा पीछे? वी से। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इन दोनों का वेक्टर सम, अरे है ना, तो वो भी आप निकाल सकते हो। अरे वो भी आप निकाल सकते हो, समझ में आया? तो जब ये सवाल न्यूटन्स लॉ से किया जा सकता था तो वर्मा जी इसको इस चैप्टर में क्यों दिए? है कि नहीं? असल में ये सवाल दोनों मेथड से किया जा सकता है, न्यूटन्स लॉ से भी किया जा सकता है और कंजर्वेशन मेथड से भी किया जा सकता है। समझ में? कंजर्वेशन मतलब एनर्जी प्लस मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम में कैसे डिसाइड करेंगे कि किस मेथड से करना है? ये बात भी तो है। अरे मेरे पास दोनों मेथड है, हमको दिख रहा है कि न्यूटन्स लॉ से भी कर सकते हैं और कंजर्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा गोल्डन रूल टाइप का समझ सकते हो, है ना। वो गोल्डन रूल ये है कि अगर आपसे टाइम नहीं पूछ रहा, मतलब टाइम का फैक्टर मिस हो सवाल में, देखो इसमें ये नहीं पूछा है कि कितने देर में ये सब हुआ, सवाल में जो पूछा है इस चैप्टर में, बोला कि इसका स्पीड और इसका स्पीड क्या है ना। टाइम से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो जब टाइम का फैक्टर मिसिंग हो, बिल्कुल गोल्डन रूल है भाई, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, समय के साथ हो सकता है या नहीं भी समझ में। इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि जब मैकेनिक्स के सवाल में टाइम का फैक्टर मिसिंग हो और सवाल आपको दिखे कि न्यूटन्स लॉ से भी सॉल्व हो जाएगा और कंजर्वेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से सुनना। मैकेनिक्स का सवाल है, दिख रहा है कि न्यूटन्स लॉ से भी सॉल्व हो रहा है और कंजर्वेशन मेथड से भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है, और टाइम का फैक्टर मिसिंग है, ठीक है। तो जनरली कंजर्वेशन मेथड ही आपको फास्ट मेथड देगा, ठीक है। जनरली कंजर्वेशन मेथड ही आपको फास्ट मेथड देगा। कौन सा मेथड फास्ट मेथड देगा? कंजर्वेशन मेथड, एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। पक्का? टाइम का फैक्टर हो तब तो न्यूटन्स लॉ से जाना पड़ेगा, है ना। टाइम निकालने के लिए आपको न्यूटन्स लॉ का सहारा लेना ही पड़ेगा। बट अगर आपको दिखे कि सवाल दोनों मेथड से बन रहा, अब ऐसा मत सोचना कि एक सवाल है मैकेनिक्स का सवाल है, ठीक है, वो कंजर्वेशन मेथड से बन ही नहीं रहा, ठीक है, ये आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा, आपके दिमाग में सिर्फ क्या आ रहा है? न्यूटन्स लॉ। तो अब जबरदस्ती के कंजर्वेशन मेथड में मत घुसना, समझ में आ रहा है? मतलब ऑब्वियसली आपके सामने दोनों ऑप्शन दिख रहा है कि कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो न्यूटन्स लॉ से भी सॉल्व हो जाएगा, तो तुरंत आपको कौन सा अप्लाई करना चाहिए? कंजर्वेशन मेथड इफ फैक्टर ऑफ टाइम इज मिसिंग। टाइम फैक्टर नहीं हो तो जनरली कंजर्वेशन मेथड आपको हमेशा फास्ट मेथड देगा, और एग्जाम में थोड़ा सा फास्ट होना पड़ता है ना। पक्का? देखो ये सवाल न्यूटन्स लॉ से भी हो रहा था और इसको कंजर्वेशन मेथड से भी करेंगे, वो भी अभी नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, तब अप्लाई करेंगे, तब भी बनेगा ही। तो एक गोल्डन रूल टाइप से आप समझ सकते हो कि जब दोनों मेथड अप्लाई हो रहा हो, कंजर्वेशन मेथड और न्यूटन्स लॉ, है ना, तो और टाइम का फैक्टर भी मिस हो, तो जनरली किस मेथड से जाना बेटर होगा? कंजर्वेशन मेथड से,
है ना, टाइम का फैक्टर हो तो न्यूटन्स लॉ ही आपका सहारा बचेगा। पक्का? तो यहां तक की बातों को अपने लैंग्वेज में जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात एनर्जी का कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा बात एनर्जी का कर लेते हैं, थोड़ा सा डीप लेवल पे बात करेंगे, है ना, जो आप सिंपल किताब में पढ़ते हो ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अच्छे गुरुजी के शिष्य रहे हैं हम, तो मेरा भी बात करने का तरीका थोड़ा सा उनसे मिलता जुलता है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे तो भी आप पे इम्पैक्ट आएगा। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा एनर्जी को डीप लेवल पे समझें। पहला जो हम लाइन बोल रहे हैं वो मेरा लाइन नहीं है, बहुत अच्छी किताब है, उसी में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था। ठीक है, हम उसको एज इट इज आपको पढ़ के सुनाते हैं। एनर्जी इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स इन वेरियस फॉर्म। ठीक है, एनर्जी इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स इन वेरियस फॉर्म्स। एवरी फिजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन यूनिवर्स इन्वॉल्व्स एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी ट्रांसफर। ध्यान से सुनिएगा, हम अपना कोई भी इसमें वर्ड नहीं बोल रहे हैं, एज इट इज हम उसको कोट कर रहे हैं। एनर्जी इज प्रेजेंट इन यूनिवर्स इन वेरियस फॉर्म्स। एवरी फिजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन यूनिवर्स इन्वॉल्व्स एनर्जी ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों पे बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट इट्स एक्सट्रीम यूज और एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, एनर्जी कैन नॉट बी इजिली डिफाइंड। ठीक है, हम नहीं बोल रहे, सर्वेजेविट की, ठीक है, बहुत अच्छी किताब फिजिक्स की, उसमें ये लिखा हुआ। और आप लोग कितनी आसानी से एनर्जी को डिफाइन कर देते हो। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, यही करते हैं आप। चलो, तो अब वो बात हम लोग नहीं करें। ठीक है, थोड़ा सा डीप लेवल पे बात करते हैं, है ना, ऐसा हवा हवाई नहीं। एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, 9th-10th के बच्चों के लिए अच्छी बात है ना, क्योंकि उनको एग्जाम भी देना होता है, उनको मार्क्स भी लाना होता है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में इससे ज़्यादा बात भी नहीं की जा सकती है कि नहीं। डिफाइन एनर्जी कितना होगा, मुश्किल से 1 नंबर का क्वेश्चन हो। तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। बट एनर्जी इतना आसान नहीं है कि मतलब मस्त उठे और डिफाइन करके चल दी, है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे बोलो कि यूनिवर्स एनर्जी पे ही चल रहा है ना। हर फिजिकल प्रोसेस जो आपको दिख रहा है ना, हर फिजिकल प्रोसेस, ईच एंड एवरी फिजिकल प्रोसेस, वहां पे या तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा या तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। समझ में आया, इतना इंपॉर्टेंट है एनर्जी। ईच एंड एवरी फिजिकल प्रोसेस जो भी अकर हो रहा होगा यूनिवर्स में, उसमें या तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा। ट्रांसफर मतलब एक से दूसरे को मिल रहा होगा, या वो एनर्जी अपना फॉर्म बदल रहा होगा। समझ में आ रहा। एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देंगे आपके सामने, भी परेशान नहीं होने का। बट ये बोल देना कि एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क बहुत अच्छी बात नहीं। अगर होता तो सर्वेजाविट में भी लिख देते। ये क्यों लिखे, डिस्पाइट बीइंग सो इंपॉर्टेंट it is very difficult to define energy। तो एनर्जी क्या है, तो बड़े लोगों के भाषा में बोल सकते हैं कि एनर्जी बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड की करेंसी है। क्या है, फिजिकल वर्ल्ड की करेंसी, है ना। आप कोई भी सामान लेन देन करते हो, खरीद बिक्री करते हो, तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व होता है। पैसा दो, सामान लो। गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी चीज़ के लिए आपको पे करना होता है। आप पैसा दोगे तो या तो आपको गुड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर मिलेगा या सर्विसेज के फॉर्म में, जैसे एजुकेशन इज ए सर्विस। तो यहाँ पे हम आपको कोई सामान नहीं दे रहा, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। तो दुकान में जाओगे पैसा दोगे तो कुछ
समान मिलेगा। वैसे फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी प्रोसेस होगा तो वहां या तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा या तो ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। अब एक सिंपल सा फंडा लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। हम बोले और आपको सुनाई दिया, हम बोले और आपको सुनाई दिया, इतने में हम कुछ स्टेप बस बता रहे हैं, सारा स्टेप हम आपको बता भी नहीं रहे, इसमें से इन्वॉल्व कुछ स्टेप आपको सुना रहे हैं, ठीक है। हम बोले तो पता है क्या हुआ, हम बोले तो हम जो खाना खाए थे ना उसमें केमिकल एनर्जी थी, ठीक है। उस केमिकल एनर्जी को आपके सेल में वो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्या होता है ना, किस में कन्वर्ट करता है उस केमिकल एनर्जी को? मस्कुलर, हाँ एटीपी क्या बोले, हाँ ठीक, अच्छा ठीक है चलो, हमको बायोलॉजी नहीं आती। तो उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया वो मस्कुलर एनर्जी में, ऐसा समझो, जिसके कारण मेरे गले का जो मसल्स था वो वाइब्रेट हुआ। क्या हुआ? वाइब्रेट। तो केमिकल एनर्जी मस्कुलर एनर्जी में और मस्कुलर एनर्जी वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक। मेरे गले का वाइब्रेट करता हुआ मसल जो यहाँ वेंट पाइप है वहां पे एयर को पुश किया, कंप्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफॉर्म दो बार हुआ, केमिकल से मस्कुलर फिर मस्कुलर से वाइब्रेशनल, ट्रांसफॉर्म हुआ। अब वो वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो साउंड के फॉर्म में आपके एयर ड्रम तक पहुंचा और वो एनर्जी ट्रांसफर कर दिया आपके ईयर ड्रम को, वो उसको वाइब्रेट करा दिया, है ना। फिर वो मसल्स का वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ ईयर ड्रम में, जो भी आपका ईयर ड्रम, वो वहां पे कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अबे आपका ईयर ड्रम ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ और आपको पता चल गया, वो सिग्नल दिमाग तक भी पहुंचना चाहिए। अगर सिग्नल ब्लॉक कर दें तो आपको हम चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे आपका ईयर ड्रम भी मस्त परफेक्ट है, फिर भी सुनाई कुछ भी देने वाला नहीं है, ठीक है। कभी कभी दिमाग पे चोट लग जाता है ना तो आदमी अंधा भी हो जाता है, आंख उसका ठीक ही रहता है, कभी कभी बहरा भी हो जाता है ना। वो डिपेंड करता है कि आपका दिमाग का वो हिस्सा काम कर रहा है कि नहीं, जो देखने के लिए इम्पॉर्टेंट है या जो सुनने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म कि ट्रांसफॉर्म, है ना। वो सिग्नल ट्रांसफर होकर आपके ब्रेन को मिला, आपका ब्रेन उसको रीड किया, फिर आप जो सो काम की, है कि नहीं, है ना। जनरली आपका ब्रेन उसको सुनता है, उस पर रिस्पॉन्ड करता है, बट आप लोग तो सोए हुए हो तो ब्रेन सुना और खत्म, है कि नहीं, हाँ ठीक है। आपको पता भी नहीं चला इतना सब कुछ हो गया, ठीक है। तो इस सारे प्रोसेस में देख लिया आप, एनर्जी का ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन दिखा, पक्का ये चला गया, ठीक, दिख गया, पक्का। तो एनर्जी को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, बस आप ऐसा समझ सकते हो कि ये करेंसी है फिजिकल वर्ल्ड की, और हर फिजिकल प्रोसेस में या तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा या ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की चर्चा करेंगे, रीजन बीइंग कि हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो हम वहाँ पे थोड़ा सा पढ़े हैं अच्छे से, और आगे चल के आप लोग एक चीज़ पढ़ते हो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, फिर उसको रट लेते हैं पाथ डिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। फिर जब अच्छा सवाल आता है तो समझ में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा हम उसको डीप लेवल पे समझें, बिल्कुल जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई दिक्कत? पक्का? देखो ये तो हमेशा वैलिड है, ये तो हमेशा वैलिड है, कंजर्वेशन लॉ कि सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, ठीक है। सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, इसमें तो कोई शक नहीं। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें एनर्जी का इनपुट आउटपुट अलाउड नहीं है, तो उस सिस्टम में लाख प्रोसेस हो जाए उसके अंदर, है ना। जैसे इस यूनिवर्स को एक सिस्टम ले लो, इस यूनिवर्स को एक सिस्टम ले लो, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा है, इसमें कितना प्रोसेस हो रहा
है ना, आप खाते हो, घूमते हो, सोते हो, थर्मल एनर्जी रेडिएट करते हो, है कि नहीं? ये तो बहुत छोटा लेवल पर बता रहे हैं। गैलेक्सी घूम रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, रोज टक्कर हो रहा है ना, बहुत सारा स्टार रोज कॉलेप्स हो रहा है, बहुत सारा नया स्टार रोज बन रहा, बट इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा क्या है? कांस्टेंट। इतना सारा प्रोसेस हो गया फिर भी ना टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। छोटे लेवल पे बात करें तो अगर इस कमरे को सील पैक कर दें बिल्कुल, है ना, कि कोई भी एनर्जी इसमें एंटर या आउट नहीं हो पाए, तो इस पूरे सिस्टम की एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जीरो? अबे कांस्टेंट रहे। समझ में? इसको असल में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में? एनर्जी कंजर्वेशन ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग शायद पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत। हाँ, तो फर्स्ट लॉ उसमें तो सबसे पहले बताया। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो ये बात हो गई एनर्जी कंजर्वेशन की। असल में यहां पे हम बात किए क्वांटिटी की। किसकी बात किए? क्वांटिटी की। मतलब जितना क्वांटिटी एनर्जी का पहले था, बाद में भी उतना। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं क्वालिटी का। अब आप बोलोगे एनर्जी में क्वालिटी होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। हर एनर्जी एक जैसा नहीं होता, है ना, हर एनर्जी एक जैसा नहीं होता। इस कमरे में जो टोटल एनर्जी है, जो भी है व्हाटसोएवर, अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसकी एनर्जी तो हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। क्वांटिटी वाइज सेम रहेगी। अगर 8 मेगा जूल है, 10 मेगा जूल है, तो वो उतना ही मेंटेन्ड रहेगा। लेकिन उस एनर्जी की क्वालिटी हमेशा डिटोरिएट होगी, क्वालिटी हमेशा खराब होगी, है ना। यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो तो मेंटेन्ड है, वो फर्स्ट लॉ है। उस एनर्जी की क्वालिटी हमेशा डिग्रेड होगी। डिग्रेड मतलब खराब होगा, या बेस्ट पॉसिबल केस में वो मेंटेन्ड रह सकता है। कभी भी इस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की एनर्जी की क्वालिटी बढ़ नहीं सकती है। एक आइसोलेटेड सिस्टम के एनर्जी की क्वालिटी कभी भी बढ़ नहीं सकती है। अभी जो भी क्वालिटी है, या तो वो मेंटेन रह सकता है बेस्ट केस में, या डिग्रेड होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं कि यूनिवर्स में जो डिसऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्वालिटी क्या होता है? थोड़ा सा इसको डे टू डे एग्जांपल से समझाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे में समझ में आएगा, है ना। 10,000 रुपया आपके पिताजी आपको दिए। कितना दिए? 10,000 रुपया। ठीक है, उसका कुछ वैल्यू है ना, 10,000। वैल्यू क्या है? 10,000, है कि नहीं? उसका वैल्यू क्या है? 10,000। आप वो 10,000 रुपया लिए, गए और मोबाइल खरीद लिए। क्या खरीद लिए? मोबाइल। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना, ये आपके समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि पैसा सबके समझ में आता है ना। 10,000 रुपया लिए, आप मोबाइल खरीद लिए। उस मोबाइल का वैल्यू क्या है? 10,000। दोनों की क्वांटिटी सेम है, 10,000 रुपया, 10,000 का मोबाइल। ठीक है, 10 दिन के बाद आपके पापा बोले, रे तुमको 10,000 रुपया दिए थे ना बैंक में जमा करने के लिए, क्या किया? वापस ला। ठीक है, वो बैंक में जमा करने के लिए दिए थे ऑब्वियसली, आप उसका मोबाइल खरीद। ठीक है कि नहीं? तो अब आप जल्दी से जाओगे कहीं मोबाइल बेचने का जुगाड़ लगाओगे। मोबाइल कितने का? 10,000। लेकिन क्या आपको कोई 10,000 देगा?
आपने जो ये करेंसी थी 10,000 की, ये हाई क्वालिटी एनर्जी थी, समझो ऐसे, है ना। इसको कन्वर्ट कर दिया 10,000 के ही कमोडिटी में, लेकिन उसकी क्वालिटी अब वो नहीं है। ये हाई ग्रेड एनर्जी, ये लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, जाओगे मोबाइल बेचोगे, 10 दिन का ये है, 8-9 हजार रुपये आपको कोई थमाएगा हाथ में, चंपत कर देगा। समझ में आया? समझ में आया? तो 10,000 तो आप बोलोगे कंजर्व है, बिल्कुल कंजर्व है। 10,000 का करेंसी था, उसको आप कन्वर्ट कर दिए 10,000 के मोबाइल में, लेकिन दोनों की क्वालिटी सेम नहीं। ये हाई ग्रेड थी, ये लो ग्रेड। अब इस 10,000 को किसी को दोगे तो ये 10,000 में कन्वर्ट नहीं होगा, 8,000, 9,000, 7,000, है कि नहीं। डिपेंड करता है कि सामने वाला देख लिया कि बहुत ज़्यादा डिस्परेट है तो वो बोलेगा 6,000 देंगे, चाहिए तो ले, नहीं तो निकल। अब बोलोगे लाओ यार, बाकी का जुगाड़ करेंगे इधर उधर, है ना। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया? ये 10,000 रुपया था जिसको आप 10,000 का मोबाइल बना दिए। एक 10,000, एक बच्चा समझदार था थोड़ा सा, कोई बिजनेसमैन फैमिली का बच्चा रहा हो, उसको भी पिताजी 10,000 दिए, बोले बैंक में जमा कर दो। वो भी जमा नहीं किया, वो जाके खरीद लिया सोना। क्या खरीद लिया? सोना। ठीक है, अभी मत बोलना कि सर सोना का दाम तो रोज ऊपर नीचे होता। ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता, मोबाइल के तरह नीचे नहीं हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन के बाद फिर उसके पिताजी बोले कि ला चल चल पैसा वापस कर, है ना, पैसा वापस कर। तो गया, सोना बेच दिया, 10,000 रुपये उसके हाथ में आ गया, मस्त पापा को लौटा दिया, है कि नहीं। तो ये जो था यहाँ पे क्वालिटी खराब नहीं हुई, क्वालिटी अभी भी मेंटेन्ड है ना। ये 10,000 से गोल्ड, गोल्ड से 10,000, मतलब इन दोनों की क्वालिटी क्या है? सेम। समझ में आया? क्वांटिटी तो सेम होगा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि आप 10,000 लेके जाओगे, किसी को बोलोगे तुम 2,000 का सामान दे दो हमको, 10,000 के बदले 10,000 का सामान लोगे तो ठीक है, बट दोनों 10,000 के सामान का क्वालिटी सेम नहीं है। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगा। उसी तरह एनर्जी का भी, आप अब एनर्जी के टर्म में बोलते हैं, अब आपको आइडिया आएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वांटिटी तो सेम होगा ही होगा, क्यों? एनर्जी इज कंजर्व। क्वालिटी हमेशा डिग्रेड होगा, और एनर्जी में भी क्वालिटी होता है, वो कभी बढ़ेगा नहीं। सिस्टम का क्वालिटी कभी भी आप इंप्रूव नहीं कर सकते। सिस्टम के एनर्जी की क्वालिटी, ओवरऑल जो टोटल क्वालिटी है एनर्जी की, वो या तो घटेगी या बेस्ट केस, पॉसिबल केस में मेंटेन रह सकती है, कभी भी बढ़ नहीं सकती। समझ में आया? यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका बहुत सारा स्टेटमेंट होता है, हीट इंजन के फॉर्म में भी होता है ना, रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में भी होता है, तो वो अलग चीज है, बट मेन स्टेटमेंट यही है ना कि सिस्टम का जो ये यूनिवर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो यूनिवर्स रोज 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 डिसऑर्गेनाइज होता जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? इसी को बोलते हैं इंट्रोपी हमेशा बढ़ता है, थोड़ा हायर लैंग्वेज में। अगर कोई थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो तो सुने होगे कि सिस्टम का इंट्रोपी हमेशा बढ़ता है और बेस्ट पॉसिबल केस में सेम रह सकता है कि नहीं? सुने हो कि नहीं? चल छोड़ो ना, अभी हम नहीं जानते हैं, हमको लगा आप पढ़ लियो इसलिए हम चर्चा कर दें। हाँ हाँ, बता तो रहे, सुनो तो। हाई क्वालिटी एनर्जी, हाई ग्रेड एनर्जी, या बोलते हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का भी हर फॉर्म नहीं, कुछ फॉर्म बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ शाफ्ट, कोई शाफ्ट घूम रहा है तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, उसको थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जब शाफ्ट घूम रहा था तो उसके सारे पार्टिकल एक ही सेंस में रोटेट कर रहे होते हैं। और एक शाफ्ट मतलब क्या होता है? वो
कभी गाड़ी में देखो इंजन से, ट्रक देखो, ट्रक के नीचे कभी झुक के देखना, इंजन से एक शाफ्ट घूम रहा होता, ठीक है, नहीं वो तो पिस्टन होता। शाफ्ट मतलब अरे एनर्जी ट्रांसफर का एक तरीका, शाफ्ट मतलब डंडा समझो ना, ठीक है, शाफ्ट ऐसे घूमता है, इंजन घूमता है, इंजन में एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट घूमता है, वो पीछे एक्सल को ट्रांसफर करता है एनर्जी, ठीक है। तो उसका आप ऐसा सोच सकते हो कि उसका सारा पार्टिकल कैसे एक ही सेंस में घूम रहा होगा, इलेक्ट्रिक मोटर जो शाफ्ट था, हाँ हाँ बस, तो वो सारा शाफ्ट का सारा पार्टिकल एक ही सेंस में घूम रहा होता है ना, तो उनका मोशन हाईली ऑर्गेनाइज्ड है ना, तो वो काफी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी और बार बार हम जब चर्चा करेंगे तो ये धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपको पहले से आता था बचपन से, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो शाफ्ट की एनर्जी हाईली ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप 100 जूल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी, इसको 100 जूल थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, बट थ्योरेटिकली, थ्योरी वाइज 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी को 100 जूल थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपका व्हील बहुत तेजी से घूम रहा है और आप ब्रेक अप्लाई करो, है ना, तो देखना ब्रेक गर्म हो जाता है, डिस्क ब्रेक गर्म हो जाता है, ठीक है। बाइक में जो ब्रेक लगा होता है ना, या बहुत दूर से चल के आओ तो जो ब्रेक वाला होता है वो छूना गर्म हो जाता है। पता हो क्या होता है? जो आपके बाइक की मैकेनिकल एनर्जी थी, जब आप ब्रेक लगाते हो ना तो मैकेनिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? थोड़ा बहुत साउंड में चला जाता है ना, ब्रेक आवाज भी करता है, बट मान के चलो कि कोई लॉस नहीं हो तो वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? थर्मल में। कोई लॉस नहीं हो तो थ्योरेटिकल केस है, मतलब इसका 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल है, समझ में आया। लेकिन कोई चीज बहुत गर्म है, कोई चीज बहुत गर्म है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो ठंडा होगा तो चलने लगेगा। फिर से सुनो, कोई चीज चल रहा था, आप उसको अचानक से रोक दिए तो गर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई चीज गर्म कर दो और ऐसा नहीं कोई ठंडा होगा तो अपने आप चलने लगेगा, समझ में आया। एक बुलेट बहुत तेजी से आ रहा था, किसी दीवार में धंसा, तो असल में उसकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में? थर्मल एनर्जी में। बुलेट गर्म हो जाता बहुत ज्यादा, ठीक है। जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बुलेट रुक गया, रुका होगा तो दीवार से फ्रिक्शन लगा होगा, उससे बुलेट गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक बुलेट रख दो और उसको गर्म कर दो बस वो चलना शुरू कर दे, या गर्म बुलेट को ठंडा कर दो वो चलने लगेगा। मतलब मैकेनिकल एनर्जी थ्योरेटिकली थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, बट थर्मल एनर्जी से वैसे ही वापस मैकेनिकल एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, समझ में आया। अब आप में से कुछ समझदार बच्चे बोल सकते हैं सर इंजन में तो गर्म करते हैं, तेल ही तो जलाते हैं। अरे समझ में आया, इंजन जो होता है कार में, उसमें क्या होता है? पेट्रोल जलता है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे गाड़ी चलती है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी है। सर थर्मल एनर्जी को तो कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी में, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन 100 जूल थर्मल एनर्जी को, ध्यान से सुनना, कभी भी 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, थ्योरेटिकली भी नहीं। इसका क्या मतलब है हम समझाते हैं, परेशान नहीं होना। 100 जूल थर्मल एनर्जी को थ्योरेटिकली भी कभी भी 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। थर्मल एनर्जी जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है या लो ग्रेड एनर्जी है। क्या है? लो ग्रेड एनर्जी या डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आप लोग सुने होंगे कि किसी चीज को जब हम गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना। तो वाइब्रेशन काफी रैंडम होता, ऐसा नहीं कि सब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, हर मॉलिक्यूल्स अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इसलिए थर्मल एनर्जी कैसा होता है? डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, समझ में आया। और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ शाफ्ट, जैसे शाफ्ट घूम रहा था तो सारा पार्टिकल उसका एक ही डायरेक्शन में घूम रहा था, अरे है ना, वो क्या कैसा था? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म था। कैसा था? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म था।
समझ में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर एक रेसिस्टिव वायर में 100 जूल करंट पास किया तो थ्योरेटिकली अगर लाइट वाइट इमिट नहीं कर रहा है तो वो सारा का सारा उसके हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पे आप लोग 9th में सवाल भी किए हो, अरे किए हो, I²RT हीट जनरेटेड, है कि नहीं? लेकिन कभी भी 100 जूल थर्मल एनर्जी को चाहे आप लाख कोशिश कर लो, 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। अब बोलोगे सर क्या दिक्कत है, एनर्जी तो कंजर्व है, 100 जूल पहले 100 जूल बाद में, ठीक है, फर्स्ट लॉ वहां पे वैलिड है, बट सेकेंड लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। सेकेंड लॉ बोलता है कि क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो सकती है। अब ध्यान से सुनो, अगर हम 100 जूल थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिए 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी में, इसका मतलब समझ में आ रहा है, 100 जूल लो ग्रेड एनर्जी से हम 100 जूल हाई ग्रेड एनर्जी में चले गए। समझ में आया? जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है रियलिटी में पता है? जब आप इंजन में ऑयल बर्न करते हो तो हीट प्रोड्यूस होता है ना? तो मान लो वहां पे 500 जूल हीट प्रोड्यूस हुआ, कितना? 500 जूल। इसमें से मुश्किल से 10-20% कन्वर्ट होगा, मान लो 50 जूल कन्वर्ट हुआ, किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और बचा कितना? 450 जूल। वो 450 जूल जो थर्मल एनर्जी है ना, वो इससे भी खराब फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी मिलेगा। ये जो थर्मल एनर्जी है ना, इससे भी खराब फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी मिलेगा, और लो ग्रेड थर्मल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इस 500 में से अगर 50 जूल का क्या क्वालिटी इंप्रूव हो गया और 450 का क्वालिटी मेंटेन रह गया, तो ओवरऑल क्वालिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये 450 जूल जो एग्जॉस्ट में निकलता है ना, पीछे एग्जॉस्ट पाइप से, ये कहां से एनर्जी निकल रहा तो पता है? पीछे एग्जॉस्ट पाइप से गर्म हवा निकलता, कभी देखे हो? कार के या बाइक के साइलेंसर के पास, है ना? तो ये 450 जूल है, और ये और खराब क्वालिटी है थर्मल एनर्जी की। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? तो थर्मल एनर्जी जो हाई टेम्परेचर पे होता है, ध्यान से सुनना, वो बेटर क्वालिटी होता है, और जो लो टेम्परेचर पे होता है वो खराब क्वालिटी होता है। थर्मल एनर्जी एट हायर टेम्परेचर आर जनरली बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर टेम्परेचर आर वर्स क्वालिटी, है ना? तो अब आप खुद देखो, इंजन में जो थर्मल एनर्जी है वो 1300-1400 डिग्री सेल्सियस पे है ना? जो बाहर निकल रहा है 300-400 पे, तो एनर्जी खराब हो गया ना, एनर्जी का क्वालिटी खराब हो गया ना। समझ में आया? समझ में आया? तो बस हम आपको एक चीज बताना चाह रहे हैं अभी, जिसको हम लोग आगे अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सिस्टम की क्वालिटी एनर्जी की कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती, ठीक है? थर्मल एनर्जी, सारा का सारा थर्मल एनर्जी एक ही क्वालिटी का नहीं होता, पता है? अगर ऐसा होता सारा का सारा थर्मल एनर्जी एक ही क्वालिटी का होता तो आपके समुद्र में बहुत सारा थर्मल एनर्जी है, पता है? रोज सन से उस पर धूप आता है, पानी गर्म हो जाता है समुद्र का, है कि नहीं? तो उसी से कोई फैक्ट्री चला लेता नहीं, क्योंकि वो जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत लो टेम्परेचर पे है ना? है बहुत सारा थर्मल एनर्जी, करोड़ों मेगावाट मेगा जूल एनर्जी अवेलेबल है हीट के फॉर्म में, लेकिन वो हीट में क्वालिटी नहीं है, सिर्फ क्या है? क्वांटिटी है। कई मेगा जूल एनर्जी है समुद्र में, बट कितना? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उस 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला हीट से कोई काम नहीं हो सकता, उसको आप हायर क्वालिटी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? तो बोलोगे सर इंजन में, तो इंजन में वो 1300 डिग्री सेल्सियस पे होता, 1400 डिग्री सेल्सियस पे होता जब ऑयल बर्न होता। तो समझ में आया? है ना? तो थर्मल एनर्जी की भी अलग अलग क्वालिटी होती है, ये नहीं कि सारा थर्मल एनर्जी का क्वालिटी सेम होगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो बेसिक फंडा क्या है कि किसी भी सिस्टम की जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है वो कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती।
कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती। या तो सेम रहेगा या खराब हो, बेस्ट केस में सेम रह सकता है। समझ में आया? समझ में आया? तो 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी विच इज ए हाई ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू 100 जूल थर्मल एनर्जी। आप बोलोगे सर यहां वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। देखो 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी 100 जूल, फर्स्ट लॉ भी वैलिड है, अरे अप्लाई कर रहा है ना, बिल्कुल सही है ना। सेकंड लॉ में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हाई ग्रेड एनर्जी था, उससे कम लो ग्रेड एनर्जी मिल गया, क्या दिक्कत है? ये तो बोलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के सिस्टम के एनर्जी का जो क्वालिटी है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। तो खराब हो गया। पहले मैकेनिकल था जो कि एक हाईली ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फिर हमको क्या मिला, थर्मल, जो हाईली अनऑर्गेनाइज फॉर्म है कि नहीं है? ठीक है, सब चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 100 जूल थर्मल एनर्जी को अगर 100 जूल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दो थ्योरेटिकली भी, तो कांड हो जाएगा। फर्स्ट लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लॉ बोलेगा हाँ मस्त है, पहले 100 जूल बाद में 100 जूल, एनर्जी इज कंजर्व। लेकिन सेकंड लॉ क्या बोलेगा, ना ना ना, ये तो हाईली डिसऑर्गेनाइज फॉर्म है और आप इसको 100 जूल ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब आप तो क्वालिटी ही बदल दिए सिस्टम का। समझ में आया? और एक चीज ध्यान से सुनना, हम लॉ की बात कर रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ किसी चैप्टर में वैलिड नहीं होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में ही वैलिड है। लॉ मतलब होता है नेचर का, जो एक तरह से समझो लैंग्वेज है ना, नेचर का बिहेवियर है, वो बिहेव वैसे ही करेगा, है ना। तो लॉ हमेशा वैलिड होता है, ये नहीं ऐसे सर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब सोचेंगे ना, वर्क एनर्जी में इसको हटा देता है कि नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो यहां पे मेन बात क्या है कि एनर्जी की क्वालिटी हमेशा हमेशा घटेगी या बेस्ट पॉसिबल केस में मेंटेन रह सकती है, कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हो तो उसकी एनर्जी की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। समझ में आया? पक्का? क्या यूज है वो हम समझाएंगे आपको, ये चीज समझ में आए। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल नहीं याद रहे तो 10,000 का मोबाइल और सोना खरीद के देख लेना, है कि नहीं? चलो अच्छा, सिस्टम की बात बार बार कर रहे हैं तो जल्दी से सिस्टम बता देते हैं। सबसे हाई ग्रेड एनर्जी कौन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सब हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है। हमको उसमें नहीं जाना सबसे हाई कौन है उसका लो कौन है, ठीक है। थर्मल में भी तो बोले आपको, जो थर्मल एनर्जी हाई टेम्परेचर पे है उसकी क्वालिटी बेटर है, जो थर्मल एनर्जी लो टेम्परेचर पे है उससे, है ना। हम आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी की क्वालिटी कभी भी इंप्रूव नहीं हो सकती। सर ये क्यों बता रहे हो, कोई तो नहीं पढ़ाया वर्क एनर्जी चैप्टर में, हम पढ़ाएंगे आपको आगे, ठीक है। चलो, बार बार सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मानो कि सिस्टम मतलब क्या है बेसिकली हमारे लिए, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। सिस्टम मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, बस, ठीक है। अच्छा मान लो किसी समय हम एक सिस्टम बनाते हैं, ये मेरा बाउंड्री है, इस सिस्टम में एक ए है, एक बी है, एक ई है, ठीक है, और यहां पे है सी और यहां पे है डी। हम बोलते हैं कि मेरा सिस्टम है ए बी और ई, मेरा सिस्टम है ए बी और ई। समझ में? मेरा सिस्टम है ए बी और ई। कुछ देर के बाद हम देखें कि ये जो बाउंड्री था वो तो ऐसा ही है, इसमें रह गया ए और सी और बी यहां कहीं आ गया, ई यहां कहीं आ गया और डी यहां कहीं आ गया, ठीक है। तो अब मेरा सिस्टम कौन होगा? अब मेरा सिस्टम होगा एसी, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, आपने एक बार जिसको अपने सिस्टम का हिस्सा ले लिया वही आपके सिस्टम का हिस्सा रहेगा। फिजिकल बाउंड्री का आपके सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिजिकल बाउंड्री का आपके सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने लॉ लगाना है
इनिशियल स्टेट में आप किस पे लगा रहे हो, ए बी और ई पे, तो बाद में भी किस पे लगाना है, ए बी और ई पे, तभी सेंस बनता है। समझ में आया? तो ये समझ लो कि बस आपको ये समझना है कि जो जिसको आपने सिस्टम का हिस्सा शुरू में माना वही हमेशा आपके सिस्टम का हिस्सा रहेगा। इनिशियल स्टेट में जो आपका सिस्टम है, फाइनल स्टेट में भी वही आपका सिस्टम रहेगा, तभी आप उस पे एनर्जी इक्वेशन लिख सकते हो या मोमेंटम वाला इक्वेशन लिख सकते हो, तभी सेंस बनता है। ठीक है, तो भले ही वो मेरे बाउंड्री से बाहर चला जाए फिर भी वो मेरे सिस्टम का हिस्सा अभी भी क्या है, ए बी और ई। यहां पे मेरा है ए बी और ई, और यहां पर भी है ए बी और ई। ठीक है, ये नहीं कि बाउंड्री से बाहर चला गया तो वो अब मेरा सिस्टम का हिस्सा नहीं है। फिजिकल बाउंड्री का आपके सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे गुरुजी देते थे। ठीक है, इसको याद रखने का एक अच्छा सा सिंपल सा एग्जांपल देते थे मेरे गुरुजी कि आप अपने फैमिली सिस्टम के पार्ट हो ना। अरे आप किसी भी सिस्टम के पार्ट हो ना, आप जिस परिवार के उस सिस्टम के पार्ट हो, तो आप पड़ोसी के घर में गए, तोड़ फोड़ मचा के भाग गए, ठीक है, दूसरे सिस्टम में घुस गए, तोड़ फोड़ मचा के भाग गए, तो उसका जिम्मेदार कौन, आपके पापा होंगे कि उसका बाबूजी, पड़ोसी के पिताजी? आपके, हम होंगे। अबे क्या हो गया बे, हम क्या हो गए? आपके पिताजी होंगे, है ना। आप तोड़ फोड़ मचा के भागे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपके पिताजी लेंगे, क्योंकि आप उनके सिस्टम का हिस्सा हो, है कि नहीं? तो किसी और के बाउंड्री में घुस जाने से आपका सिस्टम नहीं बदल जाता। समझ में आया? याद रखने का तरीका। नहीं नहीं नहीं, आप बता रहे हैं इसीलिए। तो आप कर रहे थे ना, आप निकल गए आपसे। कोई बात नहीं, इसमें बुरा क्या मानने का, बट हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे। नहीं, अगर पुलिस आ गया, आप 14 साल के हो, 15 साल के हो, तो उसके बाबूजी से करेगा छानबीन के, आपसे करेगा ऑब्वियसली। आपके पिताजी जिम्मेदार होंगे, हाँ मेरा बेटा है, इससे गलती हो गई, हम माफ़ी मांगते हैं, या जो भी हो, व्हाटएवर। समझ में आया? समझ में आया? तो आप अपने पिताजी वाले सिस्टम का हिस्सा हो, तो उसी का हिस्सा, है ना। ये नहीं कि कल पड़ोसी के घर में घुस गए तो मेरा सिस्टम बदल गया। समझ में? तो फिजिकल बाउंड्री का सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये आज बेसिक ओवरव्यू, बस एक आइडिया था वर्क एनर्जी का। हो सकता है कि आपको लगाओ कि सर वर्क एनर्जी तो पढ़े ही नहीं, वर्क एनर्जी मतलब होता है F.ds, है कि नहीं? कल से वो स्टार्ट करें, है ना, कल से वो भी स्टार्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का भी जरूरत नहीं, डॉट प्रोडक्ट पढ़ा दिया ना। हाँ, बस क्रॉस प्रोडक्ट फिर हमको चाहिए रोटेशन, अभी बिल्कुल नहीं चाहिए, तो क्यों पढ़ा? बोले थे वर्क मन होगा तो वो कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम क्या बोले, वो सब मैथमेटिकल टूल है, उसको तो अप्लाई करना है कि नहीं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत? पक्का अपने लैंग्वेज में लिखो। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन का होमवर्क दिए थे, याद आ रहा है? उसको डिस्कस कर लेते हैं, बड़ा तगड़ा सवाल है ना। पहले 22 करेंगे हम, ठीक है। चल ट्राई करके आया कि मुंह उठा के आ गए? मुंह उठा के आ गया ना, चल बड़े बेशरम हो। इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रैक है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 है ना। दोनों सर्कुलर ट्रैक है, एक ये है और फिर यहां से ऐसे, इसका सेंटर यहां कहीं है और इसका सेंटर यहां कहीं है। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये दिया हुआ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 और साइकिल विथ साइक्लिस्ट वेट कितना है? 100 किलो, ठीक है। और ये भाई साहब बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब समझते हो? उस पे नेट फोर्स 0 है ना। कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब नेट फोर्स 0 है। क्यों? बिल्कुल, एक्सेलरेशन 0। कांस्टेंट स्पीड मतलब एक्सेलरेशन 0 है।
अब देखो क्या क्या सवाल पूछ रहा, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड, पहला कहां गया, पहला फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रोड ऑन द साइकिल व्हेन इट इज एट पॉइंट बी एंड डी। चलो तो जब बी पे साइकिलिस्ट है यहां कहीं, नॉर्मल एट बी, नीचे 1000 कैसे लिख दिए सर, 100 गुने 10, बिल्कुल बिल्कुल। और ये किस रफ्तार से चल रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता तो सीख लेना, ठीक है। कल यहाँ पे बच्चा लोग आएगा 6th का, वो बता देगा, उसको आता, सही में आता है, ठीक है, तो उससे सिखा देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे आता ना, कल पूजा होगा तो 6th का बच्चा आएगा, उससे हम सॉल्व करवा देंगे। चलो 5 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत। ये सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो सेंटर की तरफ का फोर्स 1000 माइनस nb बराबर mv स्क्वायर बाय r। तो nb क्या हो जाएगा, नॉर्मल b पे क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ 25, अरे 25 से बच रहा है ना, देखना कुछ गड़बड़ ना करें। 1000 माइनस 25 यानी 975। तो इस हिसाब से डी पे भी नॉर्मल कितना आ जाएगा 975 आ जाएगा ना। एक घुसा मारे, फ्री बॉडी डायग्राम, हवा में मत उड़ो। जब यहां पे साइक्लिस्ट होगा तो नॉर्मल ऐसे और mg नीचे, अरे होगा ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर nd माइनस 1000 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो यहां से आ जाएगा nd बराबर 1025, ठीक है। हो सकता है वर्मा जी 9.8 से सॉल्व किए हो तो थोड़ा सा अंतर आ सकता है, ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। देखो यहां पे नॉर्मल ज्यादा होगा और यहां पे नॉर्मल कम होगा। इसका एग्जांपल भी आपको दे सकते हैं। बहुत तेजी से कभी ब्रेकर पे चले हो, ब्रेकर रोड ब्रेकर, या कोई ऐसे ढलान वाला इलाका हो, बहुत तेजी से साइकिल चलाना, हवा में उड़ जाओगे थोड़ा सा, है ना, नॉर्मल छूट जाता है। नॉर्मल क्योंकि यहाँ कम हो है, नॉर्मल कम है ना, और यहाँ नॉर्मल ज्यादा है। समझ में आया, समझ में आया, अरे समझ में आया। कभी फील किए हो यहाँ थोड़ा हल्का जैसा लगेगा, हाँ थोड़ा सा हल्का जैसा लगता है, वही बड़ा भी रहता है ना, तो उस पर से ऐसे चढ़ोगे ना तो थोड़ा हल्का फील करोगे, ठीक है। अरे नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, ठीक है। चलो अगला पार्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द ट्रैक ऑन द टायर व्हेन द साइकिल इज एट b, c एंड d। जब b पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना, जब c पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना, जब d पे है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बताना। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स तो टेंजेंशियल ही लग सकता है, अरे टेंजेंशियल ही लग सकता है ना। तो यहां पे अगर ध्यान से देखो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 0। अरे हाँ ना बोलते जाओ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है 0, यहां पे भी 0। तो मान लो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, मान लेते है ना, तो लिखोगे फ्रिक्शनल फोर्स F एट B बराबर मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कितना हो जाएगा फ्रिक्शन 0। यहां पे भी देखना 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। हे भगवान, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किए थे, याद है भी है कि नहीं। हाँ dv बाई dt मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब स्पीड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
सेंटर की तरफ लगाओ, रेडियस को लगाओ, तब भी गिरेगा। फ्रिक्शन किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ फ्रिक्शन। कांस्टेंट है ना स्पीड। अबे 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 अबे, ये अगर दो सरफेस का कांटेक्ट का तो फ्रिक्शन ऐसा लगता है कि परपेंडिकुलर लगता है। जैसे उधर स्पीड कांस्टेंट और उधर रहेगा तो स्पीड चेंज नहीं होगा। सुन 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 सुन, ये साइकिल ऐसे ऐसे रोड नहीं है, ये ऐसे है और ऐसे है। अच्छा, ऐसे समझ रहा है क्या तू? ऐसे बनाए तो हो गिरेगा। अब जीरो आ रहा है तो क्या मतलब? अबे ये रोड एमजी नीचे लगा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? एमजी अंदर नहीं लगा रहे हैं। ये कहां से आ गया ये? ऐसे है रोड, फिर ऐसे है, साइकिलिस्ट ऐसे जा रहा, ऊपर चढ़ा, नीचे उतरा, फिर ऐसे गया, तो यहां पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? अंदर। ये ऐसे, अबे अभी तक सब ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा समझ रहा था क्या? अबे ये ऐसे रोड है, पहाड़ है पहाड़। हे भगवान, हे भगवान, अब समझ में आया? हे भगवान। चलो हाँ, यहां पे थोड़ा सा पंगा है, यहां देख लो, यहां जब पार्टिकल होगा तो एमजी नीचे। अबे तो इससे भी नहीं समझ रहा है, एमजी दिखा रहे हैं कैसे? एमजी नीचे यानी 1000, इधर 45, अरे इधर 45 और इधर भी 45। अब ये हमसे मत करवाना ज्योमेट्री, ठीक है? ये 45, ये 45, तो इधर mg/√2, अरे होगा mg/√2 और इधर mg/√2। कोई दिक्कत? रिजॉल्व किए हैं भाई, ठीक है? अच्छा, यहां पे जब है, यहां पे साइक्लिस्ट, तो इधर लग रहा है mg/√2, टेंजेंट के अलोंग लग रहा है, तो ये तो स्पीड को बढ़ा देगा, जबकि बोल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब पक्का फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे, अरे लगा होगा। और नेट फोर्स अगर टेंजेंट के अलोंग जीरो कर दें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? सी पे। अरे सिर्फ नेट टेंजेंशियल फोर्स जीरो किए हैं, ऐसे शकल क्यों देख रहे हो? है ना? अरे है कि नहीं है? अब आ रहा है खतरनाक पार्ट। नॉर्मल फोर्स बताना है रोड और टायर के बीच में, सी से जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद। सी से जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद, ठीक है? पहले ये लिख लो जल्दी से, फिर बताते हैं नॉर्मल वाला पंगा। सी से जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद नॉर्मल बताना, ठीक है? यहां तक लिखो जल्दी से। अच्छा, सी पे फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको भी हटा देते थोड़ा सा, सिर्फ सेंटर की तरफ वाला फोर्स हम देख रहे हैं, है ना? तो इधर mg/√2, इधर mg/√2। अच्छा, साइकिलिस्ट ऐसे साइकिल लेके आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यहां पर भी नॉर्मल इधर ही होगा और यहां पर भी नॉर्मल इधर ही होगा। अरे नॉर्मल तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, साइकिलिस्ट ऐसे आ रहा है साइकिल पे, तो सी से जस्ट पहले नॉर्मल ये होगा, अरे होगा, इसको बोल देते हैं नॉर्मल एट सी से जस्ट पहले, सी माइनस, मैथ में यूज किए होगे टर्म,
लिमिट में, ठीक है, सी से जस्ट पहले, और सी के जस्ट बाद वाला जो पॉइंट है वहां नॉर्मल एनसी प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा, आपको पता सी से जस्ट पहले वो इस सर्कल में, और सी के जस्ट बाद वो इस सर्कल में, है ना? तो सी से जस्ट पहले इस पे नेट फोर्स किधर होना चाहिए? इधर। और सी के जस्ट बाद इस पे नेट फोर्स, ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर किसी भी सर्कल में कोई पार्टिकल है तो नेट फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होना पड़ेगा उस पे। कितना? mv²/r। कुछ नहीं समझ में आया? अच्छा, चलो, तो यहां पे देखो, सेंटर की तरफ फोर्स mg/√2 और सेंटर से अबे nc माइनस, अरे होगा तो mg/√2 माइनस nc माइनस, अभी ये माइनस कुछ मत समझना, बस सिंबल है, बराबर mv²/r, m v²/r। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोल। तो इसको इधर ले आओ, ये इधर आ जाएगा, NC माइनस आ जाएगा आपका 1000/√2 माइनस ये 25, ठीक है? सॉल्व कर लेना। ये NC माइनस और NC प्लस, इसके लिए लिखे NC प्लस माइनस mg/√2, कहां पे? मास है सर 1000, रेडियस 80, मास 1000 है कि मास 100 है? सो के उठा क्या? NC प्लस माइनस mg/√2 बराबर mv²/r। तो NC प्लस क्या आ जाएगा? (1000/√2 प्लस 25). तो C से जस्ट पहले देखो नॉर्मल कम है और C के जस्ट बाद नॉर्मल ज्यादा है ना? तो दिक्कत? अब ये मत बोलना C पे क्या है, C पे क्या है। तो ध्यान से देखो, फिजिक्स में C का कोई मतलब ही नहीं। फिजिक्स में किसी चीज का मतलब तब होता है जब आप उसको मेजर कर सकते हो। एग्जैक्टली C तो आप मेजर नहीं कर पाते। अरे कौन सा डिवाइस यूज करोगे? कोई सा भी डिवाइस यूज करोगे, कुछ तो कुछ उसमें लिमिटेशन होगा ना। तो या तो C से थोड़ा पहले रहोगे या C के थोड़ा बाद रहोगे। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो फिजिक्स में एग्जैक्टली जीरो का तो कोई मीनिंग भी नहीं होता, याद आ रहा? अरे कई बार चर्चा कर चुके हैं मेरे भाई। समझ में आया? तो दोनों जगह पे नॉर्मल क्या है? अलग अलग है ना, है कि नहीं? अच्छा, अगला सवाल बड़ा लाजवाब। What should be the minimum friction coefficient between the road and the tire which ensures that cyclist can move with a constant speed? ध्यान से सुनना, साइक्लिस्ट को अगर कांस्टेंट स्पीड से चलना है ना, तो नेट टेंजेंशियल फोर्स हमेशा जीरो होना पड़ेगा, है कि नहीं? अच्छा, यहां पे बोल रहा कि बताओ फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि साइक्लिस्ट कहीं पे स्लिप ना करे। सिंपल फंडा यही है कि वो कहीं पे स्लिप ना करे। यही मतलब है ना भाई, इसका यही मतलब है ना कि कांस्टेंट स्पीड से चले मतलब स्लिप नहीं कर रहा, है कि नहीं? अच्छा,
इसमें अब बच्चा लोग क्या फालतू का दिमाग लगा सकता है। देखो अब यही देखो, मैथ्स और फिजिक्स में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखना। आप लिखोगे फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन, अरे है कि नहीं, तो म्यू बराबर फ्रिक्शन बाय एन, फ्रिक्शन बाय एन। देखो देखो गलत आप कैसे जवाब निकालोगे, पहले गलत जवाब बता देते हैं फिर सही जवाब बता देंगे, है ना। फ्रिक्शन म्यू बराबर फ्रिक्शन बाय एन, तो सर म्यू को मिनिमाइज करना है, सवाल में बोला है कि फाइंड द मिनिमम म्यू, तो क्यों ना नॉर्मल को मैक्सिमाइज कर दें। तो नॉर्मल तो सबसे ज्यादा यहां होगा, है ना, तो सर नॉर्मल सबसे ज्यादा यहां पे होगा। अबे यहां पे फ्रिक्शन 0 लग रहा है, तो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उस हिसाब से तो म्यू 0 आ जाएगा, आ जाएगा। हम बता रहे गलती कहां था। फिर आप बोलोगे अच्छा ऐसा करते हैं सर, म्यू को मिनिमाइज करना है तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देते हैं, तो फ्रिक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 है, देखो टॉप पे और यहां पे। अरे समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है 0, टॉप पे और यहां पे 0 कर दो, म्यू 0 हो जाएगा। अबे नहीं, ऐसे नहीं सोचना, हमेशा गणित नहीं लगाना, लॉजिक भी लगाना होता है ना, लॉजिक भी लगाना होता। ध्यान से सोचो, इसका सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस कहां पे, सी पे। सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस कहां पे है, सी पे, है ना। अरे सबसे ज्यादा स्लोप है ना, तो सबसे ज्यादा स्लिप करने का चांस सी पे। मतलब अगर सी पे बच गया तो कहीं स्लिप नहीं करेगा, अरे है ना। अच्छा सी पे देखो, सी पे इधर कितना लग रहा, mg/√2, तो इधर फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर लेगा तो काम खत्म, अरे काम खत्म। तो फ्रिक्शन बराबर mg/√2, अरे है ना, और यही किसके बराबर हो जाएगा, म्यू इंटू एन के, अरे होगा, यह किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एन के। अच्छा सी पे कौन सा नॉर्मल ले, ये वाला कि ये वाला, तो ऑब्वियसली वो वाला नॉर्मल लो ना कि जो छोटा हो, नॉर्मल छोटा होगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, छोटा। अगर वो बैलेंस कर लिया mg/√2 को तो मेरा काम हो जाएगा। अरे छोटा वाला नॉर्मल अगर बैलेंस कर लिया तो बड़ा वाला तो अपने आप करेगा ना, हे भगवान। तो छोटा नॉर्मल क्या है, ये वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, अरे आ जाएगा। ये होता है फिजिक्स, समझ में आया। मतलब अगर इतना म्यू रह गया तो मेरा काम हो जाएगा, उससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम होगा तो जाके वहां पे स्लिप कर जाएगा एनसी माइनस पे, समझ में आ रहा है। और जैसे स्लिप किया तो मतलब आगे का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, स्लिपिंग मतलब क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा mg/√2, और जैसे ही टेंजेंट के डायरेक्शन में एक फोर्स डोमिनेंट हो गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा। अरे अगर इस दोनों में से ये बड़ा हो गया तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जैसे एक्सेलरेशन आया तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, समझ में आया। अरे समझ में आया, इसमें डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल स्टैटिक लग रहा, जब तक स्लिपिंग नहीं हो रहा तो स्टैटिक लग रहा, और स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू म्यू होता है सेफ्टी के लिए। आगे बोल, आगे बोलो, बहुत अच्छा सवाल है ये, समझ में आया। और एच सी वर्मा का सॉल्यूशन कहीं से उठा के ले आओगे, बाजार में मिलता है, एच सी वर्मा खरीदोगे ना तो सबसे पहले साथ में सॉल्यूशन ही देता है चिपका के, है कि नहीं। तो कुछ नहीं समझ में आएगा उसमें, समझ में आया, उसमें आंसर तो निकाल देगा मस्त, बट समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए हम बोलते हैं सॉल्यूशन मत देखो, ठीक है। सॉल्यूशन देखना है तो मेरा सॉल्यूशन देखो, पूरा डिटेल्ड एकदम। यहां तक में कोई दिक्कत, पक्का। चलो आज के लिए काफी है।